महाराष्ट्र की जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है वो किसी ओटीटी से कम नहीं है, जहाँ कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और इस पूरे पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर 3 पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। सबसे पहले तो है बीजेपी, सेकंड है एकनाथ शिंदे लेड शिवसेना एंड एनसीपी। और अब जो एनसीपी है वो एकदम खत्म होने की कगार पे है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि एनसीपी के 30 लीडर्स लेड बाय अजीत पवार, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया है अपनी पार्टी के अंदर और ज्वाइन कर ली है बीजेपी शिवसेना शिंदे गवर्नमेंट ऑन 2 जुलाई 2023। इसमें से जो 8 MLAs हैं दे आर सॉर्न इन एज मिनिस्टर्स, और जो अजीत पवार हैं वो बन गए हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। 2 जुलाई को अजीत पवार जो हैं वो राजभवन पहुंचे विद 29 एनसीपी MLAs इंक्लूडिंग हसन मुशर्रफ। वहां पर पहुंचने के बाद अजीत पवार ने अपना रेजिग्नेशन दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन टू गवर्नर रमेश बायस। और इसके बाद अजीत पवार के पूरे फैक्शन ने ज्वाइन कर ली महाराष्ट्र गवर्नमेंट आफ्टर एन ओथ टेकिंग सेरेमनी एट द राजभवन, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे। और अब शिवसेना की तरह एनसीपी के अंदर भी टसल चालू हो गई है पार्टी नेम और सिंबल को लेके कि ये जो नेम और सिंबल है वो एक्चुअली में किस सेट के पास रहेगा, शरद पवार या अजीत पवार के पास। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे अबाउट द फुल पॉलिटिकल क्राइसिस जो कि महाराष्ट्र में चल रही है, जिसकी वजह से जो एनसीपी है वो ख़त्म हो गई है और इसका जो महाराष्ट्र स्टेट है उस पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनसीपी की। एनसीपी विच स्टैंड्स फॉर नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये एक स्टेट पार्टी है जो कि फॉलो करती है, सपोर्ट करती है इंडियन नेशनलिज्म और गांधीयन सेक्युलरिज्म को। और ये एक सिग्निफिकेंट पार्टी है इन महाराष्ट्र, नागालैंड एंड सम अदर स्टेट्स। एंड रिसेंटली अ फैक्शन लेड बाय अजीत पवार वो अलग हो गए हैं इस पार्टी से और उन्होंने ज्वाइन कर लिए है एनडीए। लेकिन अजीत पवार का कहना है, वो क्लेम कर रहे हैं कि वो और उनके सपोर्टर्स जो हैं वो रेबल्स नहीं हैं, बल्कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनसीपी को। लेकिन अब डिबेट ये है कि जो पार्टी है एनसीपी वो एक्चुअली में किसकी है। एनसीपी के जो प्रेसिडेंट हैं शरद पवार, उनका कहना है कि सिर्फ वो पार्टी जिसके अंदर वो नेशनल प्रेसिडेंट है और जयंत पाटिल स्टेट प्रेसिडेंट, वो ही सिर्फ उनकी फोटोग्राफ को यूज़ कर सकते हैं, ना कि वो जिन्होंने पार्टी की आइडियोलॉजी को बिट्रे किया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मिनिस्टर और बीजेपी लीडर सुधीर मुनगंटीवार ने इशू किया है एक बोल्ड चैलेंज, जहां पर वो शरद पवार को कह रहे हैं कि अगर वो जो पार्टी को क्लेम कर रहे हैं, सबसे पहले वो एक मेजॉरिटी शोकेस करें, जहां पर वो ये बताएं कि कितने MLAs जो हैं वो उनके सेट को सपोर्ट करते हैं। इस समय महाराष्ट्र की जो 288 मेंबर असेंबली है उसमें से 53 MLAs एनसीपी के हैं और इसमें से भी जो 40 से भी ज़्यादा MLAs हैं वो अजीत पवार को सपोर्ट करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो अजीत पवार हैं ये एक्चुअली में हैं कौन, जिन्होंने एनसीपी के अंदर की सारी इक्वेशन को हिला के रख दिया है। सो ये जो अजीत पवार है ही कम्स फ्रॉम अ इलस्ट्रियस पवार फैमिली ऑफ बारामती इन महाराष्ट्र। और इस फैमिली के जो पेट्रियार्क हैं वो है शरद गोविंदराव पवार, जो कि एक प्रोमिनेंट फेस है इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। अगर हम शरद पवार की बात करें तो वो महाराष्ट्र के अंदर 4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं एंड हेल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज वेल। ये फाउंडर और करंट प्रेसिडेंट है ऑफ द नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1999 के अंदर आफ्टर पार्टिंग वेज विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और पवार फैमिली की ये जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ शरद पवार पे ही खत्म नहीं होती, बल्कि इसके अंदर और भी काफी सारे फेमस पॉलिटिशियंस हैं, विच इंक्लूड्स अजीत पवार कजन सुप्रिया सुले एंड हिज नेफ्यू रोहित राजेंद्र पवार, जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स के अंदर। और इस फैमिली की जो पॉलिटिकल लेगेसी है इसका काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ऑन द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ महाराष्ट्र। अगर हम अजीत पवार की बात करें तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट किया था एंड ग्रेजुअली रोज थ्रू द रैंक्स। और महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने डिस्प्ले की एक्सेप्शनल लीडरशिप स्किल्स एंड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ महाराष्ट्र। और उनका ये जो एक्यूमेन है ये काफ़ी एविडेंट है, क्योंकि अब उन्हें बना दिया गया है महाराष्ट्र का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। लेकिन उनके इस अकम्पलिशमेंट से एनसीपी स्पेशली शरद पवार को काफ़ी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एनसीपी के जो की पीपल थे, जो राइट हैंड मैन थे शरद पवार के, इंक्लूडिंग अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, ये सभी लोग जो हैं वो अजीत पवार के साथ एनसीपी को छोड़ के चले गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में ये सब कुछ जो है वो पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी ऐसा सेम कुछ हो चुका है। इनफैक्ट 2019 के अंदर तो एक बार ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगने वाला था। सो अब हम स्टार्ट से समझ लेते हैं कि क्या हुआ था।
तो ये जो महाराष्ट्र की पॉलिटिकल क्राइसिस है वो एक्चुअली 2023 नहीं बल्कि 2019 से चालू हो गई थी और तब भी अजीत पवार का काफ़ी बड़ा रोल था। सो ये सब स्टार्ट हुआ था 21 अक्टूबर 2019 के अंदर आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द 2019 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। इस इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो अलायंस था उन्होंने 161 सीट्स जीती थी विच वॉज क्रॉसिंग दी मेजॉरिटी मार्क ऑफ 145 सीट्स जो कि रिक्वायर्ड थी असेंबली के अंदर। लेकिन शिवसेना ने बीजेपी को सपोर्ट करने से मना कर दिया इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे एन इक्वल शेयर इन पावर एज प्रॉमिस्ड बाय द बीजेपी। इसके अलावा जो शिवसेना थी वो डिमांड कर रही थी चीफ मिनिस्टरशिप फॉर 2.5 ईयर्स क्योंकि बीजेपी और शिवसेना के बीच में यही प्रॉमिस हुआ था। लेकिन जो बीजेपी थी वो इस 50-50 प्रॉमिस को जो है इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रही थी और इसीलिए शिवसेना और बीजेपी का जो अलायंस था वो टूट गया। और क्योंकि अब कोई भी पार्टी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पा रही थी इसलिए प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया था स्टेट के अंदर। इसीलिए प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया था स्टेट के अंदर विच लेड टू अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट शुक महाराष्ट्र's पॉलिटिकल लैंडस्केप। सो ऑन 8 नवंबर 2019 महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यारी उन्होंने इनवाइट किया बीजेपी को कि वो फॉर्म करें गवर्नमेंट एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड द बीजेपी लेड बाय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल फैक्शन ऑफ द नेशनल कांग्रेस पार्टी लेड बाय अजीत पवार। लेकिन जो बीजेपी है वो अपने इस अटेम्प्ट के अंदर फेल हो गई बिकॉज दे वर नॉट एबल टू अटेन द रिक्वायर्ड नंबर टू प्रूव मेजॉरिटी और 3 दिन बाद ही फडणवीस और पवार दोनों को ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और इसके बाद इनविटेशन भेजा गया था टू दी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी कि वो अपनी जो गवर्नमेंट है उसे फॉर्म करें। 11 नवंबर को जो गवर्नर थे उन्होंने इनवाइट किया एनसीपी को कि वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करें लेकिन क्योंकि उनके पास भी मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं था इसीलिए वो फेल हो गए। एंड फाइनली आफ्टर अ सीरीज ऑफ नेगोशिएशन एक अलायंस जिसे महाविकास अघाड़ी का नाम दिया गया था उसे फॉर्म किया गया विच कंसिस्ट ऑफ शिवसेना, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द नेशनल कांग्रेस पार्टी। सो इन तीनों पार्टीज ने मिलकर महाराष्ट्र के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाई एंड उद्धव ठाकरे फ्रॉम द शिवसेना वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है वो अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाई और 21 जून 2022 के अंदर वापस से महाराष्ट्र के अंदर एक पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिला जिसके अंदर एकनाथ शिंदे अलॉन्ग विद सेवरल अदर एमएलएज ऑफ द महाविकास अघाड़ी कोलिशन वो सूरत चले गए इन दी भारतीय जनता पार्टी गवर्न गुजरात और उनके इन एक्शंस की वजह से जो कोलिशन थी वो क्राइसिस के अंदर आ गई लीविंग मैनी पीपल पजल्ड। सो एकनाथ शिंदे के स्टेप से एक बात तो क्लियर थी कि वो रिवोल्ट कर रहे थे अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे और वो उनसे इसलिए नाराज थे क्योंकि ठाकरे जो महाविकास अघाड़ी का अलायंस था उसे खत्म नहीं करना चाहते थे डिस्पाइट द रिक्वेस्ट फ्रॉम द 2/3 ऑफ इलेक्टेड शिवसेना मेंबर्स। ठाकरे चोज टू मेंटेन द अलायंस जिसकी वजह से जो शिंदे फैक्शन था उन्होंने पार्टी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया एंड फॉर्मिंग अ न्यू गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र विद द सपोर्ट ऑफ द बीजेपी। और इसी सब के चलते 29 जून को उद्धव ठाकरे ने चीफ मिनिस्टरशिप की पोजीशन से रिजाइन कर दिया एज वेल एज अ एमएलसी मेंबर। उनके इस रेजिग्नेशन की वजह से जो फ्लोर टेस्ट होने वाला था उसे कैंसिल कर दिया गया एंड एकनाथ शिंदे टुक स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट एज द चीफ मिनिस्टर विद देवेंद्र फडणवीस एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑन 30 जून। इसके बाद 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जहां पर कोर्ट ने ये स्टेट किया कि महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने जो भी एक्शंस लिए थे उस टाइम पर वो सही नहीं थे, दे वर नॉट एज पर द लॉ। लेकिन क्योंकि अब उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया है जिसकी वजह से जो फ्लोर टेस्ट था वो कैंसिल हो गया था, सो नाउ द उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट कैन नॉट बी रीस्टोर्ड। और अब एक साल बाद वापस महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ अजीत पवार। लेकिन इस सब का महाराष्ट्र पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? एज अ स्टेट अगर हम देखें, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट को देखें तो इस सब से महाराष्ट्र पर, महाराष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट वी नीड टू टेक अ क्लोजर लुक एट द पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र। ये जो महाराष्ट्र स्टेट है इट इज़ इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 112 मिलियन पीपल और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई जो है इट इज़ होम टू अप्रॉक्सीमेटली 18 मिलियन रेजिडेंट्स। महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है इट इज़ डोमिनेटेड बाय द मराठा कुणबी कम्युनिटी विच होल्ड सिग्निफिकेंट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ
ये जो स्टेट है इट हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम और इसके अंदर जो पावर है इट इज़ डिवॉल्व टू वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग सिटी काउंसिल्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, सब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड विलेज परिषद काउंसिल्स। इसके अलावा देयर आर नेशनल एंड रीजनल पार्टीज इन द स्टेट विच कैटर टू डिफरेंट डेमोग्राफिक्स बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट एंड अर्बन और रूरल रेजिडेंट्स। अगर हम महाराष्ट्र के अंदर चीफ मिनिस्टर्स की हिस्ट्री को देखें तो महाराष्ट्र जो कि फॉर्म हुआ था 1960 के अंदर, तो जो चीफ मिनिस्टर होता है ही हैज़ बीन द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और इलेक्शंस होने के बाद जो गवर्नर होता है वो इन्वाइट करता है पार्टी को या फिर कोलिशन को विद द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करें और अपॉइंट करें अपना चीफ मिनिस्टर। और क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, इसीलिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्या हो रहा है स्टेट के अंदर, कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, सब कुछ चीफ मिनिस्टर ही देखता है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसकी वजह से बार बार गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, कोलिशन बदल जाती है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ये भी बदल जाते हैं। तो इस वजह से लग के महाराष्ट्र के लिए कोई काम नहीं कर पा रहा है, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के ऊपर जो है इतना फोकस नहीं हो रहा है जितना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि महाराष्ट्र की जो पूरी पॉलिटिकल क्राइसिस है वो क्या है और कहाँ से वो स्टार्ट हुई थी। आई होप दिस information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.